वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हिंदी पद्य भाग 1 के अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की इकाई 12 रीतिकालीन काव्य परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ से संबंधित VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम सुझाया है? उत्तर, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के लिए अलंकार काल की संज्ञा दी है। उन्होंने यह नामकरण अलंकार ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर किया है। प्रश्न 2, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? उत्तर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद और मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि विद्वानों ने श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नामकरण किया गया। प्रश्न 3, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी है? उत्तर, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल की प्रमुख 3 धाराएं बताई हैं। 1, रीतिबद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों लक्षण ग्रंथों की रचना की। 2, रीति मुक्त। इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त रहकर स्वतंत्र वृत्ति के आधार पर रचना की। 3, रीति सिद्ध। जिनको रीति की जानकारी थी वे रीति में पारंगत थे, फिर भी रीति ग्रंथ नहीं लिखे। प्रश्न 4, रीतिकाल के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण किया। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि निम्न हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के राज्याश्रित कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहाई सतसही रचना काल 1662 ईस्वी है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहाई सतसई का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। प्रश्न 5, रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि निम्न हैं। 1, गणानंद। स्वच्छंद काव्य धारा के सर्व प्रमुख कवि। गणानंद दिल्ली के बादशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इसी दरबार की नर्तकी सुजान पर आसक्त गणानंद को राज दरबार से निष्कासित कर दिया गया। रचनाएं: सुजान सागर, गणानंद कवित्त, सुजान शतक, सुजान हित, विरह लीला, इश्क लता आदि। 2, बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा उपनाम पन्ना नरेश खेत सिंह ने किया। रचनाएं: विरह वारिश, इश्कनामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 प्रतिनिधि रचनाकारों के नाम लिखिए। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख रचनाकार निम्न हैं। 1, केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी।
सर्वश्रेष्ठ रीतिबद्ध कवि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक थे। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रमुख मानते हैं। रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। 2. भूषण, इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका मूल नाम घनश्याम दास था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी व छत्रसाल दशक। प्रश्न 7. बरवे नाई का भेद रचना के रचयिता कौन है? उत्तर: बरवे नाई का भेद रहीम द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथों की शैली पर आधारित बरवे नाई का भेद संबंधित ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। बरवे रहीम का प्रिय छंद है। इस ग्रंथ की कई हस्तलिखित प्रतियां मिली है। प्रश्न 8. रीति काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम लिखिए। उत्तर: रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 1. लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों के अनुकरण पर लक्षण ग्रंथों की प्रधानता की प्रवृत्ति मिलती है। 2. श्रृंगारिकता, यह रीतिकाल की प्रधान भाव धारा थी। प्रश्न 9. रीति सिद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं? उत्तर: जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, परंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, उन्हें रीति सिद्ध की श्रेणी में रखा गया है। जैसे बिहारी दास। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. रीतिकालीन साहित्य के प्रेरक बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: हिंदी रीति काव्य के मूल प्रेरणा स्रोत। हिंदी का रीतिकालीन साहित्य न तो लोक साहित्य है और न ही शास्त्रीय काव्य। लोक साहित्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लोक जीवन से स्फूर्ति और प्रेरणा लेने की प्रक्रिया अत्यंत गौण रही है। फिर यह जनमानस पर इतना अधिकार भी नहीं जमा सका। रीति साहित्य का संरक्षण और संवर्धन राज दरबार में हुआ। इनमें नागरिक का स्थान सामान्य रसिक ने ले लिया और अभिजात वर्ग के पात्रों के स्थान पर राधा और कान्हा आ गए, जिन्होंने वास्तव में प्रतिनिधित्व सामान्य नायक एवं नायिका का ही किया। अतः इसे विशुद्ध रूप से लोक साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इस काल का साहित्य शास्त्र की अंगुली पकड़कर आगे बढ़ रहा है। अतः इस साहित्य को लोक साहित्य और शास्त्र काव्य के बीच की कड़ी समझना होगा। रीतिकालीन साहित्य के इस प्रकार के विषयगत और अकारगत स्वरूप के लिए तत्कालीन विलास प्रधान वातावरण एवं फारसी के प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों पर संस्कृत साहित्य के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है। वे संप्रदाय हैं अलंकार, रस और ध्वनि संप्रदाय। हिंदी साहित्य के इस काल के काव्य के साथ रीति शब्द को जुड़ा हुआ देखकर यह समझ लेना कि इस साहित्य में विदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली रीतियों का विवेचन
हुआ होगा। रीतिकाल में नायिका के भेद उपभेदों का इतना अधिक विस्तार हुआ है कि इस दिशा में रीतिकालीन कवियों और आचार्यों ने संस्कृत साहित्य को भी पीछे छोड़ दिया। अलंकार संप्रदाय के मूल आधार है भामह, दंडी और उद्भट। हिंदी में अलंकारों का निरूपण दो प्रकार से हुआ। कुछ सर्वांग निरूपण आचार्य कवियों के मम्मट और विश्वनाथ के समान अपने काव्य ग्रंथों में अलंकार प्रकरण को भाग के रूप में अपनाया। ऐसे आचार्य हैं चिंतामणि, जसवंत सिंह, कुलपति, देव, सुरति मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारी दास आदि। रस संप्रदाय के उद्भावक भरत मुनि हैं। हिंदी में रीतिकालीन आचार्य नायक नायिका भेद के लक्षण पक्ष में भानु मिश्र से प्रायः प्रभावित है और लक्ष्य पक्ष के रूप में गोस्वामी से इन्होंने उदाहरण निर्माण के लिए प्रायः और लक्ष्य पक्ष के रूप में गोस्वामी से इन्होंने उदाहरण निर्माण के लिए प्रायः रूप गोस्वामी के समान गोपी और कृष्ण को नायक और नायिका के भेदों का माध्यम बनाया है। रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि ने वस्तुतः रीतिकालीन रूप लोलुप नायिका प्रेम कवि के लिए एक सुरक्षित और विशद द्वार खोल दिया। राधा और कृष्ण की रसकेलियों को देखने का अधिकारी पात्र भक्ति रूपी सुहृदयता को ठहराया। रीतिकाल की एक अत्यंत प्रबल धारा है श्रृंगार रस की मुक्तक शैली में काव्य अभिव्यक्ति। यह भी भारतीय साहित्य की संस्कृति प्राकृतगत परंपरा का एक नियमित विकास है। रीतिकाल की श्रृंगारिकता के लिए बहुत कुछ आधार भक्तिकाल में ही तैयार हो चुका था। निर्गुण उपासक संत कवि भी प्रेम को जीवन का सार कहते थे। सूफी कवि भी प्रेम की पीर के साधक थे। अतः प्रेम को या तो रति भाव का आधार मानकर श्रृंगार की रसराज रूप में प्रतिष्ठा स्वाभाविक थी। ऊपर हमने रीति काव्य की मूल प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख किया है, किंतु इसमें यह कदापि नहीं समझना होगा कि रीतिकाल साहित्य में सब कुछ उधार का लिया हुआ है। उस समय के साहित्यकार के पास बहुत कुछ अपना भी है। अंत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में रीति युग के साहित्य तथा उसके कवि के संबंध में कह सकते हैं, यह स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की भरमार होने पर भी वह उस प्राचीन भाषा के लोक साहित्य का विकास था जो कभी संस्कृत साहित्य को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। कवियों ने दुनिया को अपनी आंखों से देखने का कार्य बंद नहीं कर दिया। इतना दोष जरूरी है कि वह चित्र असंपूर्ण और विच्छिन्न है। उन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया। इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया। यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और वही इस युग में सबसे अधिक खतरनाक बात थी। थैंक यू गाइस।